हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 7 धूप की उष्मित छुअन से। कवि हैं रामदरस मिश्र जी। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 7 धूप की उष्मित छुअन से, जिसके कवि हैं रामदरस मिश्र जी। इसका दूसरा वीडियो मैं लेकर आया हूँ, दूसरा भाग। पहले भाग में आप लोगों ने जीवन जीने के तरीके के बारे में पढ़ा, समझा, जाना। आइए अब इसमें दूसरी जो गज़ल है उसके भावार्थ को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। विद्यार्थियों, अपने यहाँ पे जो ऋतुएं होती हैं, मौसम होता है, उनमें एक ऋतु होती है बसंत ऋतु। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा। सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु, बारिश की ऋतु, उसमें ऋतुराज जो है यह लगभग आपका 20 फरवरी से 20 मार्च के आसपास में जो मौसम होता है वह बसंत ऋतु का होता है, जिसमें प्रमुख त्योहार, आपका पसंदीदा त्योहार होली भी आता है। कवि यहाँ पे दूसरी गजल में ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु आने पर प्रकृति में होने वाले बदलाव, परिवर्तन का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि लोगों के ऊपर, प्रकृति में, प्राणियों के ऊपर, चारों तरफ वातावरण में वसंत ऋतु आने पर क्या बदलाव हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। तो आइए हम लोग भी जानते हैं कि कवि यहाँ पे गजलकार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या भावार्थ है, क्या प्रश्नोत्तर बन रहे हैं, कौन कौन से व्याकरण हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है। कवि यहाँ पे ऋतुराज के आगमन के समय पेड़ों पर वसंत ऋतु, ऋतुराज का अर्थ होता है वसंत, वसंत ऋतु के आगमन पर पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ों पर क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उसका प्रभाव प्रकृति पर, प्राणियों पर, मनुष्यों पर, जीवों पर, सभी के ऊपर पड़ता है। वे कहते हैं कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। वसंत ऋतु के आने पर पेड़ों में नए नए पत्ते लग जाते हैं, वे हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। पेड़ों में साथ ही साथ पुष्प लगने लगते हैं, फूल लगने लगते हैं, आम में बौर लग जाता है, महुआ जो होता है उसमें भी फूल और फल लगने लगते हैं। तो कभी वही कहते हैं कि जब वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, उस समय वसंत ऋतु के आगमन के समय पेड़ बहुत खुश है। यह सोचकर, यह समझ कर के वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, इस कारण से पेड़ बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर पेड़ बहुत प्रसन्न है, खुश है। कारण यह है कि वसंत का आगमन हो रहा है, अब पेड़ में नए नए पत्ते लगेंगे, वह हरा भरा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे पेड़ अगर देखें व्याकरण के हिसाब से ये संज्ञा है और यह जातिवाचक संज्ञा है। खुश यह भाववाचक संज्ञा है। वो ऋतुराज का समानार्थी होता है बसंत ऋतु। प्रश्न आपका जो बना वह यही बना कि पेड़ों की खुशी का कारण लिखिए, तो वहाँ उत्तर होगा बसंत ऋतु का आगमन या ऋतुराज का आगमन। तो अगर प्रश्न यह बनता है कि वसंत ऋतु के आने पर परिवर्तन, तो उसमें पहले बॉक्स में हम लिखेंगे कि पेड़ खुश हो गए हैं। भर रही पंखों में चिड़ियों की नई परवाज है। परवाज यह उर्दू का शब्द है जिसका होता है अर्थ उड़ान। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का आगमन होने पर केवल पेड़ ही नहीं खुश है, बल्कि उसके साथ साथ जो चिड़िया है वह भी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का आगमन होने पर चिड़िया भी अपने पंखों में
नई उड़ान भर रही है, अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही है। अर्थात जब पेड़ों पर हरियाली छाई हुई है, बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, ऐसे समय में चिड़िया में भी नया जोश दिखाई पड़ रहा है। वह अपने पंखों को फड़फड़ा रही है और नई उड़ान भर रही है। तो यहाँ पर दूसरी जो विशेषता, दूसरा जो परिवर्तन दिखाई पड़ा बसंत ऋतु का, वह है कि चिड़िया उड़ान भरने लगी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि चिड़िया उड़ान नहीं भर रही थी, चिड़िया उड़ान भर रही थी, परंतु पेड़ों पे हरियाली छाई है, फूल खिल गए हैं, पेड़ों में फल लग गए हैं, इस कारण से चिड़िया उसको देखकर प्रसन्न है और इसी कारण वह चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ा कर नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर देखते हैं कि व्याकरण में क्या हुआ। पंखों बहुवचन है, चिड़ियों बहुवचन है। पंखों और चिड़ियों यह जो है जातिवाचक संज्ञा हुआ, नई गुणवाचक विशेषण हुआ। उर्दू का शब्द हुआ परवाज। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर। कवि कहते हैं हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर। मधुर का अर्थ है मीठा, खुशबू अर्थात सुगंध, महसूस होना, अनुभव होना। वसंत ऋतु के आगमन पर, वसंत ऋतु आने के बाद, ऋतुराज आने पर प्रकृति में क्या बदलाव हुआ उसका वर्णन करते हुए कवि रामदरस मिश्र जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, ऐसे समय में पेड़ों में जो है फल लग जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, फूल खिल जाते हैं और फसलें लहलहाने लगती हैं। सरसों का फूल जो है वह चारों तरफ दिखाई देता है। और ऐसे समय में जब हवा चलती है, हवा चलने पर उन फूलों की सुगंध उड़ते हुए चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है। कभी उसी का वर्णन करते हैं। रामदरस मिश्र जी कहते हैं कि लोगों को हवाओं में बहुत ही मधुर अर्थात मीठी सुगंध महसूस हो रही है, अनुभव हो रही है। तो अगला जो आपका प्रश्न बनता है वह यही बनता है कि वसंत ऋतु के आने पर परिवर्तन, तो वह यही होगा कि हवाओं में मीठी सुगंध, खुशबू फैलने लगी है। कवि का कहना है कि वसंत ऋतु आने पर लोगों को हवा में मीठी सुगंध, मीठी खुशबू महसूस हो रही है, अनुभव हो रही है। खुशबू में खुश जो है यह उपसर्ग है, बू यह मूल शब्द है। इसका विरुद्धार्थी होता है बदबू, और खुशबू जो है इसका समानार्थी शब्द है सुगंध, महक। और इसी तरह से नई का विरुद्धार्थी होगा पुरानी। हवाओं बहुवचन है, मधुर गुणवाचक विशेषण है। खुशबू यह जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि खुशबू दिखाई नहीं देती। दिख रहा कुछ आज फूलों में नया आनंद है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर फूलों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा हुआ है। क्या प्रभाव, क्या असर पड़ा उसे देखते हैं। फूल का समानार्थी होता है पुष्प, कुसुम। अंदाज मतलब तरीका। कवि का कहना है कि जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ है उसका प्रभाव फूलों के ऊपर भी पड़ा हुआ है, और फूलों में आज जो है एक नया ही तरीका दिखाई पड़ रहा है, वह नए तरीके से खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब यह कि वसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ फूल खिल गए हैं, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। उनको देखकर ये लग रहा है कि फूल आज नए तरीके से खिले हुए हैं। तो यहाँ पे भी प्रश्न बनता है, फूलों में दिखाई देने वाला, तो उत्तर होना है नया अंदाज दिखाई दे रहा है। फूलों बहुवचन है, जातिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पे नया का विरुद्धार्थी होगा पुराना। नया गुणवाचक विशेषण है।
अगले बॉक्स के लिए हमें उत्तर मिल गया कि वसंत ऋतु पर परिवर्तन। चौथे बॉक्स में हम भरेंगे कि फूलों में नया अंदाज दिखाई दे रहा है। धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा। अब यहाँ पे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वसंत ऋतु का, उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। उष्मित, उष्मित मतलब गर्म, छुअन अर्थात स्पर्श, छूना, फूल सी मतलब समान, फूल के समान, त्वचा, त्वचा यानी शरीर की चमड़ी। कभी यहाँ पे हमें यह बता रहे हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु के आगमन पर लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कभी कहते हैं कि वसंत ऋतु के पहले शीत ऋतु होती है, ठंडी की ऋतु होती है। और आप जानते हैं कि ठंडी के समय में जो त्वचा है, चमड़ी है, वह सिकुड़ जाती है, रूखी हो जाती है। इंसान का चेहरा हमेशा मटमैला हुआ रहता है। शहरों में रहने वाले लोग दुनिया भर की क्रीम इत्यादि लगाकर अपनी त्वचा, अपनी चमड़ी को मुलायम बनने का प्रयास करते हैं, त्वचा रूखी बनी रहती है। कभी कहते हैं कि जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ तो वसंत ऋतु से सूर्य की जो गर्म किरणें हैं, गर्म धूप है, वह लोगों के शरीर को, उनकी त्वचा को छू रही है। कभी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण लाइन है कि वसंत ऋतु के ठीक पहले शीत ऋतु थी। शीत ऋतु में लोगों की जो त्वचा है, चमड़ी है, वह सिकुड़ गई थी, रूखी हो गई थी, खुरदुरी हो गई थी, और जिसके कारण से लोगों का चेहरा जो है, उनके चेहरे का सौंदर्य वह कम हो गया था। लेकिन जब वसंत ऋतु आई तो वसंत ऋतु आने पर सूर्य की गर्म किरणें, जो उष्मित यानी गर्म, गर्म किरणें जो है वह लोगों के शरीर को, उनकी त्वचा को जब छुई, स्पर्श की, उसके बाद उसका प्रभाव यह पड़ा कि लोगों की त्वचा वह फूल के समान, जिस तरह फूल कोमल होती है, होता है, मुलायम होता है, उसी तरह से लोगों की त्वचा जो है, चमड़ी जो है, वह फूल के समान खिल गई, मुलायम हो गई। तो अगला आपका बॉक्स में भरने के लिए कि वसंत ऋतु के आने से क्या परिवर्तन हुआ, तो वहाँ पे होगा त्वचा जो है वह फूल के समान खिल गई। यहाँ पे धूप, यह भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे उष्मित में इत प्रत्यय लगा है, मूल शब्द है उष्मा। फूल, यह जातिवाचक संज्ञा, त्वचा, यह जातिवाचक संज्ञा। बज रहा चारों दिशाओं बीच कोई साज है। साज, साज यानी बाजा, संगीत। कभी यहाँ पर वसंत ऋतु का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। कवि का कहना है कि वसंत ऋतु जो है वह सौम्य मौसम होता है। सौम्य मौसम का अर्थ है बहुत ही कोमल, मुलायम, जिसके कारण से चारों ओर वातावरण में एक संगीत गूंजने लगता है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु आने के बाद चारों तरफ ऐसा अनुभव होता है कि प्रत्येक दिशा में, हर दिशा में कोई संगीत बज रहा है, एक मधुर गीत बज रहा है। तो यहाँ पे भी आपका प्रश्न बन जाता है कि दिशाओं में यह बज रहा है तो वह होगा साज, वाद्य, बाजा या संगीत। कवि का कहना है कि वसंत ऋतु जो है वह सौम्य मौसम होता है, जिसके कारण चारों तरफ जो है एक संगीत गूंजने लगता है, चारों ओर ऐसा अनुभव होता है कि कोई बाजा बज रहा है। तो अगले बॉक्स में आप इसको भर सकते हैं कि वसंत ऋतु का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में संगीत बजने लगता है। दिशाओं बहुवचन है, एक वचन होगा दिशा। साज, साज जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो गया आपका। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी। अब यहाँ पर फसलों के ऊपर
अनाज के पौधों के ऊपर वसंत का क्या प्रभाव पड़ा उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। कवि का कहना है कि वसंत ऋतु के आगमन के पहले फसलों में फूल लगे जरूर थे, लेकिन वे फूल खिले नहीं थे। जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन हुआ, फसलों में लगे हुए फूल खिल गए। चारों तरफ फसलों में लगे फूल खिल गए। जो फूल अब तक सिमटे हुए थे, अध खिले थे, नहीं खिले हुए थे, वे वसंत ऋतु के सौम्य मौसम में बस फसलों के वे फूल खिल गए। फसलों के उन खिले हुए फूलों को देख करके ऐसा ही लगता है कि जैसे वे फूल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो यह प्रभाव वसंत ऋतु का फसलों के ऊपर हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं व्याकरण क्या है। खुलना, इसका विरुद्धार्थी होगा बंद होना। फसलों बहुवचन है, एक वचन होगा फसल। फूलों बहुवचन है, एक वचन होगा फूल। हंसी, यह जो है भाववाचक संज्ञा है। फूल और फसल जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे वसंत ऋतु के आने से परिवर्तन, तो एक यह हुआ कि फसलों के फूलों की सिमटी हुई हंसी खुल गई। अंतिम पंक्तियों में चलते हैं। उग रही कंठों में गांव की नई आवाज है। कवि कहते हैं कि कंठ, कंठ का अर्थ है गला, आवाज अर्थात स्वर। कवि का कहना है कि वसंत ऋतु आने के बाद गांव के लोग गीत को गुनगुनाने लगते हैं। अपनी फसलों को देख करके, अपनी सुंदर फसलों को देख करके गांव के जो किसान हैं वह मीठी आवाज में गाने लगते हैं। उनके गले से जो आवाज निकलती है वह बहुत ही मीठी रहती है, वह संगीतमय रहती है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु आने पर किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कि गांव के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन करते हैं कवि। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में चारों तरफ गेहूं की फसल लहलहाने लगती है। ऐसे समय में उन फसलों को देख करके जो किसान हैं उनके गले में से नई आवाज अर्थात संगीत निकलने लगता है। वे गुनगुनाने लगते हैं, गाने लग जाते हैं। यहाँ पे व्याकरण देखते हैं। उगना, उगना का विरुद्धार्थी होगा मुरझाना। कंठों बहुवचन है, जिसका एक वचन होगा कंठ। कंठ जातिवाचक संज्ञा है, कंठ का समानार्थी होगा गला। गांव बहुवचन है, उसका एक वचन होगा गांव। गांव यह जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। गांव का विरुद्धार्थी होगा शहर। नई का विरुद्धार्थी होगा पुरानी। आवाज, आवाज यह जो है भाववाचक संज्ञा है। नई यह गुणवाचक विशेषण है। आइए आगे देखते हैं अंतिम जो गजल है, शेर। भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी। कभी यहाँ पे सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आपसी दुश्मनी, आपसी झगड़े, आपसी बैर, आपसी मनमुटाव सब भुला दो। कल तलक यानी कल तक के, वक्त अर्थात समय, नाराजगी, नाराज होना। कभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि अगर किसी कारण से आप किसी से नाराज हैं, कल तक आप नाराज थे, आज से उस नाराजगी को भूल जाओ, प्रेम से रहो। कभी वही संदेश देते हैं। कभी रामदरस मिश्र लोगों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कल तक हम जिन लोगों से किसी कारण से नाराज थे वह हमें अब भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति में चारों तरफ केवल और केवल प्रेम है, खुशियां हैं। तो हमें भी अपनी नाराजगी को भूल जाना चाहिए, अपनी नाराजगी को भूल करके लोगों से प्रेम करना चाहिए। प्रश्न यही बना
कभी लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो उत्तर में आना चाहिए कि कल तक की नाराजगी भूलने के लिए कहते हैं। यहाँ पे भूलना इसका विरुद्धार्थी होगा याद रखना, कल इसका विरुद्धार्थी होगा आज, वक्त का समानार्थी है समय, नाराजगी का विरुद्धार्थी होगा प्रसन्नता, दोस्त बन खुशियां लुटाता देख लो दिन आज है। कभी लोगों से जहां आज नाराजगी को छोड़ने की बात करते हैं, भूल जाने की बात करते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? वे कहते हैं कि मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखो, दोस्त बन खुशियां लुटाता देख लो दिन आज है। आज वसंत ऋतु आई है, वसंत का आगमन हुआ है, ऋतुराज का आगमन हुआ है, कि इस कारण से लोग इस बात का ध्यान रखें कि आज अर्थात वर्तमान में हमें लोगों को दोस्त बनाना चाहिए और दोस्त बनाकर अपनी सारी खुशियां उन पर लुटा देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आज जो है वर्तमान में वह दोस्त बनकर अपनी खुशियां लुटा रही है। इसी कारण से हमें भी अपनी नाराजगी को भूल जाना चाहिए, सभी को अपना दोस्त बनाकर अपनी खुशियों को लुटाना चाहिए, सभी के साथ मिलकर के प्रसन्न रहना चाहिए। आइए व्याकरण देखते हैं। दोस्त इसका विरुद्धार्थी होगा शत्रु, समानार्थी होगा मित्र, और दोस्त जातिवाचक संज्ञा है, खुशियां भाववाचक संज्ञा है, बहुवचन है, एक वचन होगा खुशी। आज का विरुद्धार्थी होगा कल। तो इस तरह से हमारा यह पाठ खत्म हुआ, यह कविता खत्म हुई। पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को यह भावार्थ या कविता या वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।